बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू द मेडिकल्स नोटबुक। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर अडॉप्टेशन टू स्ट्रेस। तो अडॉप्टेशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस या फिर एक्सटर्नल कंडीशंस। तो अडॉप्टेशन जब भी होगी वह किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो सकती है या फिर सेल की अपनी अडॉप्टेशन भी हो सकती है। सेल से तो बाहर की अडॉप्टेशन होगी ना, सेल का अंदर का इन्वायरमेंट नहीं इफेक्ट करेगा, सेल के ऊपर बाहर से ही इफेक्ट आएगा ना, तो इसीलिए हमारे पास अडॉप्टेशन आएगी। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि रिवर्सिबल चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इन्वायरमेंट जैसे कोल्ड हो सकता है, हीट टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज हो सकता है, तो जैसे इन सेल में चेंजेस आ सकती है। तो चेंजेस आती किस तरह है, या तो अमाउंट सेल की अमाउंट में चेंजिंग आएंगी, उसकी साइज़ में चेंजिंग आएंगी, उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, उसकी डीएनए में चेंजिंग आएंगी, उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे पास जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे पास इंक्रीज़ हुई होती है, और जब टेम्परेचर लो होता है तो हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। और फंक्शन ऑफ द सेल भी डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, कि कौन से हार्मोन्स आके एक्ट कर रहे हैं, या फिर कौन सा स्ट्रेस या फिर कौन सा हमारे पास स्टिमुला आया है जिसकी वजह से सेल ने उस तरह बिहेव करना है। अब हमने अडॉप्टेशन के बारे में बता, अडॉप्टेशन होती किस तरह, दो तरह की है, पैथोलॉजिक अडॉप्टेशन और फिजियोलॉजिक अडॉप्टेशन। फिजियोलॉजिक अडॉप्टेशन हमेशा बॉडी के अपने रिस्पॉन्स नॉर्मल मैकेनिज्म की वजह से होगी, हार्मोन्स या फिर इंडोक्राइन केमिकल्स की वजह से वजूद में आएगी, सच एज ड्यूरिंग पुबर्टी ड्यूरिंग पुबर्टी मेमोरी ग्लैंड इंक्रीज़ करता है साइज़ में, तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजिंग है। इसके अलावा जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बोन्स एंड मसल इंक्रीज़ होते हैं, ये फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, ठीक है। अब है पैथोलॉजिकल अडॉप्टेशन। इसमें हमेशा एक इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए ना सेल अपने आप को बचाता है, ठीक है ना, बाय मॉड्यूलेशन ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल एक स्मोकर की लंग्स में जो लंग्स के जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, उसकी जो हमारे पास एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो हमेशा हमारे पास स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे, जबकि एक नॉर्मल पर्सन के अंदर सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं ड्यू टू। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स देखेंगे। ये अडॉप्टेशन किस तरह से होती है। हाइपरट्रॉफी हो सकती है सेल्स की, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी और मेटाप्लेजिया। अब बड़ी बड़ी इनकी डेफिनेशंस देखते हैं आसान अल्फाज में कि हाइपरट्रॉफी में क्या होता है। हाइपरट्रॉफी में हमेशा हमारे पास एक सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा, एक सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा, बारी बारी करके सारे सेल्स का साइज़ इंक्रीज़ होगा, फिर पूरे के पूरे ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होते हैं। अब ये नंबर ऑफ सेल्स डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकते हैं और अनडिफ्रेंशिएटेड भी हो सकते हैं। और ये कॉज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स एंड एट्रोफी, श्रिंकेज इन द साइज ऑफ सेल इज कॉल्ड एट्रोफी। मेटाप्लेजिया, इसमें ना हमारे पास एक सेल टाइप दूसरे सेल टाइप से चेंज हो जाता है, जैसे एक स्मोकर्स में हमारे पास एपिथेलियम चेंज हुआ था, वही मेटाप्लेजिया की एग्जांपल है, ठीक है। अब हम इन चारों टाइप्स को बारी बारी डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ना है हाइपरट्रॉफी के बारे में। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, बेसिकली इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल लीड्स टू द इंक्रीज साइज ऑफ द होल ऑर्गन। कोई भी न्यू सेल इसमें प्रोड्यूस नहीं होता, सारे पुराने सेल्स ही हमारे पास, सारे पुराने सेल्स में ही चेंजिंग आती है और उनका साइज़ मतलब वो बिगर हो जाते हैं। इसके अलावा
जब सेल बिग हो जाएगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसके ऑर्गेनेलिज इंक्रीज़ होंगे और इसकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इंक्रीज़ होंगी, जिसकी वजह से सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ मसल्स लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड कैपेसिटी होती है उनके पास डिवीजन की। फॉर एग्जांपल हमारे मसल सेल्स या फिर हमारे न्यूरॉन्स, ठीक है, मतलब मसल सेल्स आफ्टर एडल्टहुड डिवाइड नहीं करते हैं ज़्यादा, उनके अंदर हाइपरट्रॉफी ही होती है। अब हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया एक साथ भी हो सकता है, जिसकी वजह से पूरा एक साइज ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है। अब हाइपरट्रॉफी हमारे पास फंक्शनल डिमांड्स की मतलब जब इंक्रीज़ फंक्शनल डिमांड्स की वजह से हो सकती है, या फिर अगर हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स जैसे हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती है हाइपरट्रॉफी। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं, फिजियोलॉजिक एंड पैथोलॉजिक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले अगर यूटिरस की बात करें तो उस during and after the implantation of the zygote in the uterus, स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी भी होती है और हाइपरप्लेजिया भी हो जाता है। इसके अलावा अगर वर्कलोड इंक्रीज़ हो जाए सच एज ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी सच एज एक्सरसाइज, तो बहुत स्केलेटल मसल्स और स्मूथ कार्डिक मसल्स दोनों का साइज़ इंक्रीज़ होता है, ठीक है ना। और ये रिस्पॉन्स काफ़ी विजिबल होता है वेट लिफ्टर्स के ऊपर कि उनके मसल्स बल्क इंक्रीज़ होता है, उनकी नंबर ऑफ सेल्स मसल के नहीं ज़्यादा होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी साइज़ में इजाफा होता है। अब पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं, तो अगर ड्यू टू हाइपरटेंशन या फिर एओर्टिक वॉल्व डिजीज़, जो हमारे पास कार्डिक मसल्स की हमारे पास इनलार्जमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से जो कार्डिक मसल्स है ना वो ज़्यादा फोर्स जनरेट करते हैं टू पंप द ब्लड। तो फिर अगर इस कंडीशन में हाइपरट्रॉफी जब हुई हो कार्डिक मसल्स की, अगर इनका तब भी ब्लड ऑक्लूड हो जाए, कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूड हो जाए, तब ज़्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं, ठीक है, हाइपर टेंशन के पेशेंट्स में या फिर एओर्टिक वाल्व डिजीज़ के पेशेंट्स में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के शो किया है कि एक नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड मसल है, ठीक है, तो अब एक इसमें अडॉप्टेशन हुई इन फॉर एग्जांपल बाय द इंक्रीज ऑफ लोड, ठीक है, तो अब इसका बल्क इंक्रीज़ हुआ है, तो हाइपरट्रॉफी हुई है इनकी। आगे हमने बात करी है मैकेनिज़्म की जिससे कार्डिक इनलार्जमेंट होगी, ठीक है ना। तो इसके दो मैकेनिज़म्स हैं, एक मैकेनिकल ट्रिगर सच एज स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेच वगैरह अगर हार्ट के ऊपर ज़्यादा इंक्रीज लोड हो तब। इसके अलावा सोल्यूबल मीडिएटर्स जिसकी वजह से हार्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ फैक्टर्स या फिर एड्रीनर्जिक हार्मोन्स की वजह से। जब ये दोनों फैक्टर्स प्रोड्यूस बॉडी पे एक्ट करेंगे ना, तो उसकी वजह से बहुत सारे जीन्स एक्टिवेट होंगे, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेट होगा। तो जब जीन्स सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेट होगा तो हमारे पास बहुत सारे जीन्स एक्टिवेट होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रोटीन्स हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी, जिस इंक्लूडिंग ग्रोथ फैक्टर्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है, जो सेल का स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे। जब ये साइकिल चलेगा, जब तक यहाँ तक ये साइकिल प्रोटीन्स इंक्रीज़ होंगी तो हमारे पास मायोफिलामेंट्स इंक्रीज़ होंगे पर साइकिल, ठीक है। मायोफिलामेंट्स इंक्रीज़ होंगे तो हमारे पास कार्डिक मसल का साइज़ इंक्रीज़ होगा। मायोफिलामेंट्स का नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ साइज़ इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो अब जब मायोफिलामेंट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके पास ज़्यादा एक कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स वो जनरेट कर सकता है टू मीट अप द इंक्रीज वर्क लोड, ठीक है। इसके अलावा हमारा बॉडी का ना एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है कि जो
फीटस में हमारे पास जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं ना, वो होती हैं बीटा फॉर्म की, ठीक है। तो बीटा मायोसिन हैवी चेन्स होती हैं। तो आफ्टर बर्थ ये आहिस्ता आहिस्ता अल्फ़ा मायोसिन हैवी चेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। बीटा कन्वर्ट हो जाती है अल्फ़ा मायोसिन हैवी चेन्स में। जो हमारे पास स्लो बट इनर्जेटिक फोर्स जनरेट करती है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में। अब इसी टॉपिक में हमने कवर करना है डीजनरेटिव चेंजेस क्या होती हैं। डीजनरेटिव चेंजेस हमारे पास किसी भी ऑर्गन में हो सकती हैं, लेकिन अगर हम अभी हमने कार्डिक इनलार्जमेंट के बारे में बात करें तो कार्डिक मसल्स की डीजनरेटिव चेंजेस के बारे में बात करनी है यहाँ पर। अगर यहाँ पर इंक्रीज लोड या फिर स्ट्रेस, अगर हार्ट मसल्स को कूप अप ना कर सकें या फिर स्ट्रेस बियॉन्ड लिमिट हो जाए तो सिग्निफिकेंट सेल इंजरी प्रोड्यूस हो सकती है। सो इनलार्जमेंट ऑफ द मसल मास कैन नो लॉन्गर कंपनसेट फॉर द इंक्रीज बर्डन। तो हमारे पास क्या लीड होगी, डीजनरेटिव चेंजेस। डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से हमारे पास मायोकार्डियल फाइब्रिलर कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स है ना, वो ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से मसल फिर ज़्यादा फोर्स नहीं जनरेट कर सकेंगे और फिर कार्डिक फेलियर हो जाएगा, वेंट्रिकुलर डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमने अभी इसकी रीज़न पढ़नी है कि डीजनरेटिव चेंजेस किस वजह से हो सकती हैं हार्ट में। अगर कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज है तो लिमिटेड ब्लड सप्लाई होगा, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स डैमेज हो जाएंगे और वो अपना फंक्शन नहीं प्रोड्यूस करेंगे। फाइनाइट लिमिट टू सप्लाई ATP, माइटोकॉन्ड्रिया की कमी की वजह से ऑर्गेनेलिज इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन फिर भी अगर साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है लेकिन फिर भी ATP सप्लाई कम है, तो फिर हमारे पास डीजनरेटिव चेंजेस प्रोड्यूस होंगी। फाइनाइट लिमिट टू प्रोवाइड सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स और अदर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ही कम है तो बॉडी फोर्स ही जनरेट नहीं कर पाएगी पूरी बॉडी को, या फिर इवन हार्ट को ही अपनी कोरोनरी आर्टरी की वजह से ब्लड की सप्लाई कम होगी, तो हमारे पास डीजनरेटिव चेंजेस आ जाएंगे हार्ट के अंदर। नेट रिजल्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन एंड कार्डिक फेलियर, अल्टीमेटली कार्डिक फेलियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरप्लेजिया की। अब हमने डिस्कस करना है हाइपरप्लेजिया को। हाइपरप्लेजिया में हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज प्रोलिफरेशन। अब ये प्रोलिफरेशन हमारे पास डिफ्रेंशिएटेड भी होती है और अनडिफ्रेंशिएटेड भी होती है। अच्छा, ये टेक प्लेस इन all type of tissues capable of replication and may occur concurrently with the hypertrophy, मतलब हाइपरट्रॉफी के साथ भी concurrently अकर हो सकते हैं, ठीक है। इसकी भी दो टाइप्स हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। सबसे पहले हम लोग पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया को कवर करते हैं। ये हमारे पास जो हाइपरप्लेजिया होता है ना, वो ग्रोथ फैक्टर की वजह से होता है, एक्सेसिव ग्रोथ फैक्टर की वजह से। तो पैथोलॉजिक में हमारे पास एक्सेसिव हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर स्टिम्युलेशन की वजह से ये प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास एस्ट्रोजन स्टिम्युलेशन। एस्ट्रोजन स्टिम्युलेशन की वजह से एंडोमेट्रियम है ना यूटिरस की, उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, नंबर ऑफ साइज इंक्रीज़ हो जाता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। अब मेल्स के अंदर क्या होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। इसके अंदर एंड्रोजन हार्मोन की वजह से नॉन कैंसरस इंक्रीज इन अ साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है, ठीक है। हाइपरप्लेजिक एपिथीलियम को बहुत सारी एपिथीलियम के अंदर वायरल इन्फेक्शन की वजह से या फिर वायरल इनकोडिंग जीन की वजह से ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर हमारे पास एपिथीलियम जो मैसिव हाइपरट्रॉफिक एपिथीलियम होती है ना, उसकी सरफेस पे जाके स्किन वॉट प्रोड्यूस करते हैं एंड म्यूकोजल लेजेंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया क्या होता है, फॉर एग्जांपल proliferation of glandular epithelium during puberty in females,
तो इसमें हमारे पास मेमोरी ग्लैंड का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी। कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया में क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट रिमूव कर दिया गया है तो उस जगह पे एक पूरा ऑर्गन बाद में बन जाना बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल। तो इसमें रेजिडुअल टिश्यू ग्रो आफ्टर रिमूवल और लॉस ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑर्गन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर सेल रीसेक्टेड, ठीक है ना, माइटोटिक एक्टिविटी स्टार्ट आफ्टर 12th आवर रिस्टोरिंग साइज ऑफ द लिवर। तो आहिस्ता आहिस्ता 12 घंटों के बाद वो सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और तब तक होती रहती है जब तक एक नॉर्मल लिवर का साइज़ प्रोड्यूस नहीं हो जाता। अब इसका स्टिमुलाई क्या है? पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर इसका स्टिमुलाई है लिवर सेल की ग्रोथ का। तो अब ये एंड है हाइपरप्लेजिया का। तो अब हमने कवर करना है एट्रोपी को। एट्रोपी क्या है? श्रिंकेज ऑफ द सेल। इसके अंदर हमारे पास श्रिंकेज तो होगी लेकिन साथ साथ ही ऑर्गेनेलीज भी या फिर ऑर्गेनेली या फिर सेल सब्सटेंसेस की लॉस स्टार्ट हो जाएगी। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द टिश्यू इन्वॉल्विंग एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो सेल के अंदर हमारे पास डायमिनिश्ड फंक्शन होगा लेकिन हम इसको डेड कंसिडर नहीं करेंगे। एट्रोफी की कॉजेज़ हैं हमारे पास डिक्रीज वर्कलोड, लॉस ऑफ इनर्वेशन। डिक्रीज वर्कलोड की वजह से या फिर इमोबिलाइजेशन ऑफ द लिम्ब टू परमिट हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर। अगर आप अपने लिम्ब को काफ़ी टाइम तक के लिए हिलाएं जुलाएं नहीं, मतलब कि वो एक ही जगह पे रहे मुसलसल, तो उसमें लॉस ऑफ फंक्शनिंग की वजह से एट्रोफी जनरेट हो सकती है। आपके मसल्स श्रिंक कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो फंक्शन अपना प्रोड्यूस कर सकेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल पैरालाइज पेशेंट्स के अंदर कंप्लीट इमोबिलाइजेशन होती है तो उनके अंदर बहुत प्रोमिनेंट होती है एट्रोफी, ठीक है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, ठीक है, तब भी एट्रोफी होगी। और इसके अलावा एजिंग के साथ साथ भी मसल्स थिन हो जाते हैं, उनकी काफ़ी फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब ये एजिंग के साथ साथ जो फाइबर ख़त्म होते हैं वो क्यों होते हैं? डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज डिग्रेडेशन। प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी, उसके बाद डिग्रेडेशन भी स्टार्ट हो जाएगी और इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी डिक्रीज हो जाएंगी। जब ये सेल देखेगा ना कि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो उसके अंदर एक सिग्नल जनरेट होंगे जिसकी वजह से वो अपने ही सेल को ऑर्गेनेलीज को डिग्रेड करना शुरू कर देगा। तो इसको कहते हैं ऑटोफेगी। स्टार्टेड सेल ईट देयर ओन ऑर्गेनेलीज, ठीक है ना। अब हमने टाइप्स देखनी है एट्रोफी की, दो तरह की, वही फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में क्या आएगा? ड्यूरिंग मेनोपॉज लॉस ऑफ हार्मोन्स लीड टू एस्ट्रोजन ख़त्म हो जाता है बनना, तो हमारे पास एट्रोफी ऑफ यूटेराइन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा पैथोलॉजिक कंडीशन में डीनर्वेशन ऑफ नर्व्स किसी भी लिम्ब की, लॉस ऑफ मूवमेंट, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिक्रीज एनर्जी लीड्स टू डिसयूज एट्रोफी, ठीक है। प्रोटीन डिग्रेडेशन हमारे पास होती है बिकॉज ऑफ डिसयूज, ठीक है, या फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड डिसयूज। तो ये कंडीशन हमारे पास जनरेट करेगी एक्टिवेशन ऑफ यूबी क्यूनाइटिन लाइगेस, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम्स क्या करेंगे? सेलुलर प्रोटीन्स को ईट कर जाएंगे, जैसे ऑटोफेगी स्टार्ट हो जाएगी या फिर सेलुलर डेथ, नेक्रोसिस एट अपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्रोसिस नहीं होगी क्योंकि वो पैथोलॉजी कंडीशन में होती है, सिर्फ और सिर्फ अपोप्टोसिस होगी। अब हमने पढ़ना है मेटाप्लेजिया के बारे में। मेटाप्लेजिया की डेफिनेशन क्या है कि वन अडल्ट सेल इज़ रिप्लेस्ड बाय एन अदर अडल्ट सेल, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल एपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल है ना, वो रिप्लेस हो जाएगा एन अदर अडल्ट सेल से। ये अडल्ट सेल स्ट्रॉन्ग सेल होगा, मोर स्ट्रॉन्गर देन प्रीवियस वन विच विद स्टैंड द एडवर्स एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इस मेटाप्लेजिया में हमारे पास रीप्रोग्रामिंग होगी स्टेम सेल्स की टू फॉर्म न्यू डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन फिजियोलॉजिक कंडीशन habitual smokers have
normal ciliated columnar epithelial cells in their trachea and bronchiole for passage of air. तो स्मोकिंग की वजह से जो ये वाले सेल्स हैं ना, ये रिप्लेस हो जाएंगे स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनस एपिथेलियल सेल से, जिनके अंदर हमारे पास सीलिया नहीं होंगे, ठीक है। अब और ये जो सेल्स होंगे ये ज़्यादा थिक होंगे और ये ज़्यादा ये जो स्मोक होती है सिगरेट की उसको डील कर सकेंगे, ठीक है ना। उसके लिए ये इनके लिए वो स्मोक डेंजरस है, जिसकी वजह से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है इन सेल्स का? टोलरेट these cells tolerate noxious stimuli chemical in the or chemicals in the cigarette smoke. इसका डिसएडवांटेज क्या है? लॉस ऑफ सिलिएटेड क्लियरेंस पर्टिकुलर मैटर, ठीक है ना। मतलब सीलिया यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो जो सीलिया ने कवर करने होते हैं पार्टिकल्स को, अगर वो एयर में से एंटर हो जाएं बॉडी में तो वो नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव म्यूकस सिक्रीशन, और जिसकी इनकी वजह ये जब ख़त्म हो जाएंगे तो प्रोटेक्टिव म्यूकस सिक्रीशन नहीं होगी, ठीक है, जिसकी वजह से और बहुत सारी लंग्स प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो और पैथोलॉजी कंडीशन देखेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड, या फिर आपकी मतलब लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग की वजह से आपके मसल्स बहुत ज़्यादा फटीग होते रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपना वर्क फंक्शन प्रोड्यूस करते रहें। अगर फिर भी ये सेल्स को प्रॉपर रेस्ट ना मिले तो इन सेल्स के अंदर एक छोटी सी बोन मतलब बनने लग जाती है सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है ना। इसमें हमारे पास मीसेनकाइमल सेल डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू बोन, ठीक है, इस सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, और ये बहुत कॉमन कंडीशन है। इसके अलावा अब जो लंग्स के पेशेंट में या फिर स्मोकर्स में अगर परसिस्टेंट इन्फ्लुएंस प्रेजेंट रहे, ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स है ना, ये हमारे पास मैलिग्नेंट सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है इनकी, तो फिर ये हमारे पास कॉज करते हैं लंग कैंसर ड्यू टू द मैलिग्नेंट स्क्वेमस सेल्स। तो सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. I will meet you in my next video. Till then, Allah Hafiz.